स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवृत बीजी पादप की या एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत उन पादप को शामिल किया जाता है जिनमें बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, अर्थात बीज जो है फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म शब्द की, तो यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंजियोस और स्पर्मा। एंजियोस और स्पर्मा। एंजियोस का मतलब होता है केस या आवरण, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, अर्थात ऐसे पादप जिनमें सीड के चारों ओर आवरण पाया जाता है, केस पाया जाता है, ऐसे पादपों को हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत शामिल करते हैं। यह फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप है जिसमें सीड के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है, और यहाँ कवरिंग किसके रूप में होती है? फ्रूट के रूप में होती है, फल के रूप में पाई जाती है। अगर हम थोड़े से और कैरेक्टर्स की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो वेल डेवलप्ड प्लांट है। ये पूरी तरह से विकसित पादप समूह है। साथ ही मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स है। भूमि पर पाए जाने वाले जितने पादप समूह हैं, उन पादप समूहों में ये सबसे ज्यादा विविधता को प्रदर्शित करने वाले पादप हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत 64 ऑर्डर, 416 फैमिलीज, 13,000 जेनेरा तथा 3 लाख से ज्यादा जातियां शामिल हैं। एक बार पुनः देखें कि इस ग्रुप के अंतर्गत लगभग 64 ऑर्डर्स, 416 फैमिलीज, 13,000 जेनेरा एंड 3 लाख, मोर देन 3 लाख स्पीसीज इसके अंतर्गत शामिल है। एंजियोस्पर्म शब्द सबसे पहले, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एंजियोस्पर्म शब्द सबसे पहले जो है पॉल हरमेन के द्वारा 1690 में दिया गया था। एंजियोस्पर्म शब्द पॉल हरमेन के द्वारा 1690 में सबसे पहले दिया गया था। फादर ऑफ एंजियोस्पर्म विल्हेम हॉफमिस्टर को कहा जाता है। फादर ऑफ एंजियोस्पर्म विल्हेम हॉफमिस्टर को कहा जाता है। वहीं पर फादर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी जो है वो पी माहेश्वरी को कहा जाता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म की बात करें तो यह ओल्फिया होता है। ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वह ओल्फिया होता है, जो कि जल में पाया जाता है। यह 1 इंच से भी छोटा होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म होता है वह यूकेलिप्टस रेजिनेंस होता है। यूकेलिप्टस रेजिनेंस को सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अब हम थोड़े से और इसके कैरेक्टर्स पर आ जाए। तो अगर हम एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि यह सभी प्रकार के पर्यावरण में पाया जाता है, या सभी प्रकार के वातावरण में पाया जाता है। ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं, और मीजोफाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। इवन ये ईपीफाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। अर्थात हाइड्रोफाइट्स में जल में पाए जाते हैं, जीरोफाइट्स में मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं, हेलोफाइट्स में लवणीय जल में पाए जाते हैं जहां पर सलाइनिटी ज्यादा होती है, मीजोफाइट्स समुद्रभिद जहां ना बहुत ज्यादा जल होता है और ना बहुत ज्यादा कहना चाहिए मरुस्थली होता है। तो ऐसे स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। इवन कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर एपीफाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आर्किड्स। दूसरा देखिए, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स हैं वो ट्री के रूप में भी होते हैं, श्रब के रूप में भी होते हैं, और हर्ब्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर आपने देखा होगा चावल, गेहूं, ये क्या है? ये हर्ब है। विभिन्न प्रकार की जो घास है वो क्या है? हर्ब है। लेकिन झाड़ियों की बात करें, जैसे आपने देखा होगा लेंटाना, लेंटाना श्रब है। वहीं पर बरगद का पेड़, वृक्ष, बड़े वृक्ष हैं। ठीक है। तो ये ट्री के रूप में भी पाए जाते हैं, श्रब के रूप में भी पाए जाते हैं, और हर्ब्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो इनका जो पादप शरीर होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुद्भिद होता है, और यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली अवस्था होती है। स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो 3 भागों में बटी होती है, रूट, स्टेम और लीव्स। जड़, तना और पत्तियों में ये बटी होती है। इसकी जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो अल्पकालिक होती है और केवल गेमेट के फॉर्मेशन तक सीमित रहती है।
देखिए गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो कैसी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है और केवल गैमेट के फॉर्मेशन तक सीमित रहती है। इसके अलावा देखें तो ये मोस्ट डेवलप्ड वेस्कुलर प्लांट है। ऐसे पादप है जिनमें संवहन ऊतक पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनके जाइलम और फ्लोएम में वो सभी अवयव पाए जाते हैं जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं। अर्थात जाइलम में जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरिन्काइम्स पाए जाते हैं। वहीं पर फ्लोएम की अगर बात करें तो सीव ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरिन्काइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है मुख्यतः मोस्टली जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये परजीवी, सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी, इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी, इपीफाइट्स, उपरिरोही के रूप में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस की सहायता से। इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। इनमें कायिक प्रजनन भी होता है, अलैंगिक प्रजनन भी होता है और साथ में लैंगिक प्रजनन भी होता है। और लैंगिक प्रजनन की जब बात करते हैं तो इनमें जो लैंगिक अंग है वो फ्लावर के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा कि जो फ्लावर है पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इनमें जो सीड का जो फॉर्मेशन है वो ओवरी के अंदर होता है। सीड का फॉर्मेशन कहां पर होता है भाई, ओवरी के अंदर होता है। और साथ ही इनमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। ठीक है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। और साथ ही एक और कैरेक्टर्स पर बात करें, इनमें जो पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। जरा इसको थोड़ा सा समझे हम कि कैसे संपन्न होती है। भाई आप लोगों ने अभी पढ़ा कि इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। जबकि जो मादा जननांग होता है उसको हम गाइनोसियम या जायांग कहते हैं। यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये जायांग का डायग्राम है। ठीक है, अगर जायांग की एकल इकाई की बात करें इसको स्त्री केसर या कार्पल्स कहते हैं। और कार्पल्स में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ओवरी या अंडाशय यही आगे चलकर परिपक्व होकर किसका निर्माण करता है, फ्रूट का निर्माण करता है। वहीं पर इसी ओवरी के अंदर की ओर क्या लगे रहते हैं, बीजांड लगे रहते हैं, ओव्यूल्स लगे रहते हैं और यही ओव्यूल्स आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात सीड किसके अंदर फॉर्म होते हैं, फ्रूट के अंदर। वहीं पर अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो पुमंग, ठीक है, पुमंग होता है। और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है, एकल इकाई जो होती है, इसको कहा जाता है स्टेमेन, पुंकेसर कहा जाता है। और इसके तीन भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट्स। एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, परागकणों का फॉर्मेशन होता है। और जब एंथर के अंदर पूरी तरह से परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो यहां से निकलकर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। अर्थात यहां पर किसकी क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो हमने यहाँ पर एक बात लिख दी है कि इनमें परागण की क्रिया होती है। अब ये परागण क्रिया की जब बात करते हैं तो परागण की कैसे हो सकता है, स्वयं परागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पर परागकण पहुंचते हैं तो यहाँ पर भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अवशोषित हो जाते हैं और इनका अंकुरण प्रारंभ होता है। और अंकुरण जब प्रारंभ होता है तो यहां से इनसे एक ट्यूब्स निकलती है। ठीक है, ट्यूब्स निकलती है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है, जहां पोलन ट्यूब इस बीजांड के माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र से या अन्य भागों से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और बीजांड के अंदर जो इम्ब्रू सैक होता है उसके अंदर प्रवेश करती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट गैमेट और सेकेंड गैमेट। तो फर्स्ट गैमेट क्या काम करता है, फर्स्ट गैमेट इस बीजांड के अंदर पाए जाने वाले एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और इसके साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज्ड होकर इम्ब्रू का निर्माण करता है, इम्ब्रू का निर्माण करता है। वहीं पर ये जो सेकेंड मेल गैमेट है
यह बीजाम में उपस्थित सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करता है भाई, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करता है, और यह भ्रूणपोष जो है वो 3n या ट्रिप्लाइड होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर निषेचन की क्रिया कितने बार हुई? 2 बार हुई। इस कारण से हमने यहां पर लिखा है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इंडोस्पर्म का निर्माण आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है तथा यह कैसा होता है? ट्रिप्लाइड होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको आवृत्ति पादपों के सामान्य लक्षण समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।